क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही होगा शायद कि थ्री आइडेंटिकल masses each of mass m are connected to each other through a rigid and massless rod of length L। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोला गया था कि if the system is rotating with a constant angular velocity omega, then find the hinge force। यही सवाल था कल कि आपके तीन आइडेंटिकल मासेस थे m और m। ठीक है, इन तीनों को आपने यहाँ पर एक मासलेस और रिजिड रॉड से कनेक्ट किया था। रॉड का आपका लेंथ, तीनों रॉड का लेंथ आपका L था, और आपने इस पॉइंट पर आपने क्या किया था, इस पूरे सिस्टम को हिंज कर दिया था। मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकता था, और अगर ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो आप हमें बताइए कि इसका हिंज फोर्स यहां पर कितना लग रहा होगा। ये पहला सवाल था। और दूसरा सवाल था कि दूसरे केस में था कि अगर आप यहां पर इस पर फोर्स लगा देंगे F, तब आपका हिंज फोर्स कितना होगा। ठीक है, हिंज फोर्स निकालते टाइम एक चीज तो आपको कल समझ में आ गई होगी कि जब भी हमें हिंज फोर्स निकालना होता है, हम क्या करते हैं, जो भी हमारा यहाँ पर सिस्टम हो, चाहे रॉड हो या फिर ऐसा सिस्टम हो, हम उसका एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी बना करके N1 N2 दो डायरेक्शन में हम हिंज फोर्स को लेंगे, और उसके बाद F इज इक्वल टू ma हम लिखते हैं, और वहां से आपका हिंज फोर्स आता है F इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आप यहां पर भी वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, है ना। यहां पर भी आप F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पहुंचने तक आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास है कहां। पहला तो सवाल वो है ना कि आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास कहां है, तब तो आप उसके एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, हम उसको फाइंड करने जा रहे हैं। कैसे निकालते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास? आपने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालते हैं, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम जो अपना ओरिजिन है, यहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर मेरा ओरिजिन फिक्स्ड है। ठीक है, आपका ये पॉइंट O था, ये पॉइंट B था, और ये पॉइंट C था। तो हमने मान लिया कि हमारा ओरिजिन यहां पर है, और यहां से हम निकालने जा रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास मेरा कहां पर लाई करेगा। ठीक है, तो अब देखो, आपका जब आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, फिर हम y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये होगा। अब देखो, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, मान लीजिए ये आपका फर्स्ट बॉडी है, फर्स्ट मास है, तो इसका m1 और इसका ओरिजिन से कितना दूरी है, 0। तो इसका हो गया आपका x1 0 हो गया। इसको अगर आप 2, इसको आप 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, और इसको हम लोग 3 बोल देते हैं। ठीक है, m1 इंटू डिस्टेंस x1 सेंटर ऑफ मास, x1 जो आपका इसका m1 का जो दूरी है ओरिजिन से वो आपका 0, तो यहाँ पर 0 आपने x1 लिख दिया, प्लस m2 का दूरी ओरिजिन से कितना है, L, तो ये हो गया आपका x2 का मतलब L, प्लस m3 और x3, यहां से इसका दूरी कितना होगा, यहां से जो इसका दूरी होगा वो कितना होगा, L/2 होगा। किसी को डाउट तो नहीं कि L/2 कैसे होगा? अगर आपको डाउट है तो आप यहां पर लगाइए, ये कितना, कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री एंगल होगा, तो आप लगा दीजिए cos 60। अगर आप cos 60 लगाएंगे, आपको ये वाली दूरी चाहिए इसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो cos 60 बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप इसको x बोल दीजिएगा तो ये हो जाएगा x बाई हाइपोटेनस L। तो आपका यहां से x कितना आ जाएगा, L cos 60, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है
1/2, तो आपका x आ गया L/2। तो यहां से इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया L/2, तो आप यहां पर लिख दीजिए m3 इंटू L/2 डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अब m1 m2 m3 सब आइडेंटिकल है, तीनों का मास सेम है, तो हम क्या करेंगे, तीनों की जगह हम m लिखने जा रहे हैं। तो आपका x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ये तो पूरा आपका 0 हो गया, ये आपका ml प्लस ml/2, ml प्लस ml/2 डिवाइडेड बाई m प्लस m मतलब 3m, ठीक है। तो यहां से आपका x सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, x सेंटर ऑफ मास आ गया ml प्लस ml/2 मतलब 3ml/2, 3ml/2 डिवाइडेड बाई 3m, 3m से आपका 3m कैंसिल हो गया, मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, ये आ गया आपका L/2, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, लिखिए यहां तक। तो आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया है, ये आ गया है आपका L/2। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है जी। y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ये आपका 1 है, इसका इस ओरिजिन से y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो इसका हो गया आपका m1 इंटू 0 प्लस m2, ये आपका m2, इसका ओरिजिन से y कोऑर्डिनेट कितना है, y एक्सिस पर दूरी कितना है 0, उसका भी कितना हो जाएगा, y2 भी हो जाएगा आपका कितना 0 प्लस आपका m3, ये आपका m3 है, और इसका जो ओरिजिन से y डिस्टेंस आप मेजर करने जाएंगे तो ये वाली दूरी आएगी, y कोऑर्डिनेट इसका ये वाला होगा, तो आपको ये वाला हाइट निकालना पड़ेगा, ये हाइट कितना निकलेगा। अब कैसे निकालेंगे वाला हाइट, फिर से वही करेंगे, आप यहाँ पर 60 डिग्री है, साइन 60 लगा दीजिए, साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस मतलब h/l। अब साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू h/l। तो यहाँ से आपका h का वैल्यू कितना आ गया, √3/2 इंटू h का वैल्यू आ गया √3/2 इंटू L। तो आप यहां पर लिख दीजिए y3 के बदले √3/2 इंटू L डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अब देखो m1 m2 m3 सारे आइडेंटिकल है, हर जगह आप लिख दीजिए m, तो y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा m इंटू √3L/2 डिवाइडेड बाई m प्लस m मतलब 3m। तो आपका यहां से m कैंसिल, तो y सेंटर ऑफ मास कितना आया, y सेंटर ऑफ मास आ गया √3/2 इंटू 3L। तो आप यहां से काट दीजिए, तो ये आपका कितना बन गया L/2√3। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका कितना आ गया, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया आपका L/2√3, L/2√3। चलिए जी, मतलब कि यहां से आपका सेंटर ऑफ मास अगर मान लेते हैं यहां पर है, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा L/2√3, मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं यहां लाई कर रहा है। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट है इसका L/2 और y कोऑर्डिनेट है L/2√3। किसी को दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, मिटा दे इसको। चलिए ये पूरा हाइट कितना आया था, √3L/2 आया था ना, पूरा हाइट h, m3 का हाइट कितना था, √3L/2 आया था ना। चलिए अब देखिए, आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता चल चुका है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्यों जरूरी है, आपको ये तो समझ में आ रहा है ना। हम लोग जब कल निकाले थे हिंज फोर्स, तो क्या यूज किए थे, F इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमने सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल लिया है, अब निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या होगा भाई, देखो ये जो पूरा बॉडी सिस्टम है ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट के बाद रोटेट कर रहा है, और जब भी रोटेशन होता है वहां पर दो एक्सेलरेशन आएंगे, एक आएगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक आएगा आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला पता है, AT क्या होता है, R इंटू अल्फा होता है ये। अब एक बात बताइए, आपको सवाल में दिया हुआ है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा,
जीरो हो जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। और जब आपका ओमेगा में चेंज ही नहीं हो रहा है तो अल्फा क्या हो गया? जीरो हो गया। तो अगर अल्फा जीरो हो गया तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। बच क्या गया आपका? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आप एक बात बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो भैया होगा ही होगा, क्योंकि जब भी रोटेशन होगा, बॉडी जब भी रोटेट होगा तो उसमें आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? ओमेगा स्क्वायर इंटू पोजीशन ऑफ सेंटर, यहां जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है वहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, उससे अगर हम ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा। ठीक है, ओमेगा आपको पता है, ओमेगा इसमें हर एक बॉडी के लिए आपका ओमेगा तो सेम रहेगा। कल ही हम आपको बताए थे कि रोटेशनल मोशन में जितने आपके एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं, थीटा, ओमेगा और अल्फा, वो हर पॉइंट के लिए सेम रहते हैं। तो ओमेगा हर पॉइंट के लिए सेम रहेगा, बट क्योंकि आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर पे डिपेंड कर रहा है तो हर पॉइंट का अलग होगा। और अगर हमको सेंटर ऑफ मास का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है तो हमको पॉइंट ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास का दूरी, मतलब ये वाला दूरी, हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और ये वाला दूरी मान अगर हम इसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम मान लीजिए इसको आर COM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये क्या होगा? टोटल हाइट h माइनस ये जो आपका y सेंटर ऑफ मास है माइनस y सेंटर ऑफ मास। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? पूरा हाइट जो आपका था, और ये क्या, ये दूरी क्या बता रहा है? आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां से। तो आप यहां से पूरे हाइट में से अगर इस साइड को आप माइनस कर देंगे तो आपको RCOM पता चल जाएगा। अब देखो पूरा हाइट आपका कितना आया था? √3 इंटू L/2 आया था। और आपका y सेंटर ऑफ मास कितना है? L/2 √3। तो यहां से आप निकाल लीजिए डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम आपका 2 इंटू 2 √3 कर दो, आपका ये कितना हो जाएगा? √3L इंटू 2 √3 माइनस 2 √3 इंटू माइनस L इंटू 2। तो ये आपका क्या बन करके आएगा? RCOM आएगा आपका कितना? RCOM आएगा 2 इंटू 3, ये हो गया आपका 6L माइनस 2L, और ये हो गया कितना आपका? 4 √3। तो आपका R सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? 4L/4 √3, मतलब कि L/√3। यहां से सेंटर ऑफ मास का दूरी R कितना आया? ये आपका आया R सेंटर ऑफ मास आपका आ गया L/√3। किसी को इसमें डाउट है? नहीं होना चाहिए। अब आपको अगर R सेंटर ऑफ मास पता चल गया है, इस R सेंटर ऑफ मास को आप ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा। कितना है आपका? ओमेगा स्क्वायर L/L/3। आया समझ में? अब देखिए, ये जो सेंटर ऑफ मास का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? कौन बताएगा डायरेक्शन? इसका डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या होगा? सेंट्रीपिटल, हाँ, सेंटर की तरफ होगा। और यहां पर सेंटर कहां है? यहां पर है, इसी पॉइंट के ऊपर तो रोटेट कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस ओर होगा? इस ओर होगा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। यहां तक किसी को डाउट नहीं है तो लिख लीजिए। ये वाला डिस्टेंस आप बोल रहे हो क्या? यहाँ सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ओरिजिन से आप बोल रहे हो ना निकालने के लिए? हाँ, आप निकाल सकते हो। एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता है, वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है। आप एक चीज आप ध्यान रखना, ये जो RCOM हम यहां लिख रहे हैं ना, ये RCOM इस पॉइंट के से आपका सेंटर ऑफ मास का दूरी है। इस वाले से दूरी नहीं है, इस वाले से, इस पॉइंट के बाद आप इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल रहे हो। तो जिस पॉइंट के बाद रोटेट कर रहा है वहां से आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम निकाल रहे हैं, उसको हमने वहां पर लिखा है RCOM। आया समझ में? लिखिए, हो गया ना? तो हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं? हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास हम लोग पता कर लिए हैं। इसको हम यहां पर लिख देते हैं कि आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका कितना आया है? ये आपका आया है ओमेगा स्क्वायर L/√3। ठीक है, बाकी सबको मिटा दिया जाए। चलो जी,
तो अब हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता कर चुके हैं, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका वैल्यू फाइंड आउट आप कर चुके हैं। अब आप हिंज फोर्स निकाल सकते हैं। हिंज फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम मान लेंगे कि हिंज फोर्स का एक कंपोनेंट किधर है, N1 इस ओर है और दूसरा कंपोनेंट N2 आपका इस ओर है। और अब आपको दो डायरेक्शन में, y और x डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, y और x डायरेक्शन में आप लिखेंगे F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम लिखने जा रहे हैं इन y डायरेक्शन या फिर फॉर y डायरेक्शन। फॉर y डायरेक्शन हम लिखने जा रहे हैं F इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स इस पर लग रहा है, सिर्फ आपका N1 और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो आपका N1 इज इक्वल टू मास, टोटल मास सिस्टम का कितना है, m प्लस m मतलब 3m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसी के बराबर है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या है, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर है, जो कि कितना है आपका ओमेगा स्क्वायर एल बाई √3। अब देखिए यहां पर आपका कट गया, यहां पर क्या गया √3, तो आपका N1 कितना आ गया, N1 आ गया √3 m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, ये हो गया आपका N1। किसी को दिक्कत? फॉर x डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सिर्फ आपका N2 और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो N2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन। यहां पर कौन सा डायरेक्शन में आप लिए थे, y डायरेक्शन में। यहां पर किस डायरेक्शन में लेंगे, x डायरेक्शन में। अब आप बता दो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना है, 0, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता तो यहां पर कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाता इस डायरेक्शन में, बट इस डायरेक्शन में तो आपका क्या है, इस डायरेक्शन में आपका कोई सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0। और अगर ये 0 हो गया तो आपका N2 भी क्या हो गया 0। मतलब इस केस में हिंज फोर्स आपका किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना है √3 इंटू m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। किसी को डाउट है यहां पर, लिख लीजिए। हाँ नहीं, mg यहां पर हमने ग्रेविटी का इफेक्ट कंसिडर नहीं किया है। आप सब कुछ ये मान करके चल रहे हैं कि किस टेबल पर रखा है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है। ठीक है। अगर ग्रेविटी रहता, अगर मान लीजिए यहां पर ग्रेविटी रहता तो आप क्या करते, यहां पर सेंटर ऑफ मास पर mg को आप कंसिडर करते, और mg को आप कंसिडर करते तो फिर ये जो आप इक्वेशन लिख रहे हैं यहां पर आप ग्रेविटी को लेते। आ रहा है बात समझ में? बट यहां पर ग्रेविटी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। मिटा दे। तो आपका पहला केस जो था जिसमें आपका ये सिस्टम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा था, यहां पर आप हिंज फोर्सेस निकाल चुके हैं, जो आपका कितना है N1 इज इक्वल टू √3 m ओमेगा स्क्वायर एल। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि अगर ये सिस्टम घूमते घूमते मान लीजिए फिर से इस पोजीशन में आया और तभी आप यहां पर क्या करने लगे, आपने यहां पर एक फोर्स F अप्लाई कर दिया। अब बताइए कि यहां पर हिंज फोर्सेस क्या हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या हो जाएंगे। सवाल क्या है, सेकेंड पार्ट इसका था, अगर BC पर फोर्स F लगने लगे तो जस्ट फोर्स जब आपने लगाना शुरू किया उसी इंस्टेंट पर, उससे बाद नहीं, तुरंत उसी इंस्टेंट पर आप हिंज फोर्स का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है। अब आपको पता है कि जब फिर से हमको हिंज फोर्स निकालना है तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमको पता करना पड़ेगा कि भाई क्या होगा। देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो पहले था वही रहेगा या फिर बदलेगा। अगर जो पहले था वही रहेगा तो क्या होगा वैल्यू, और अगर बदलेगा तो क्या होगा वैल्यू, आराम से देखते हैं। ठीक है। एक बात बताइए, पहले आपके सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, सिस्टम अपने कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा था, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था। तो आपका क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, तो फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था तो टॉर्क भी नहीं एक्ट कर रहा था, और टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा था तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा में अल्फा क्या हो रहा था, 0 आ जा रहा था। ठीक। बट यहां पर क्या है, एक्सटर्नल फोर्स आ गया, एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो मतलब इस पॉइंट के बाद अब टॉर्क एक्ट करेगा, और टॉर्क एक्ट करेगा तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा आ गया, और टाउ वहां पर आ गया तो अल्फा भी अब आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अब आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले निकालो कि आपका टॉर्क, इसके चलते टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क जो होगा वो कितना होगा F, और इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस कितना है, ये h। ठीक है। तो टॉर्क हो गया आपका F
इंटू √3L/2। √3L/2 हमने क्यों लिया है? क्योंकि जब भी हम टॉर्क निकालना होता है तो फोर्स और आर, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? टाउ होता है RF sin थीटा। ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं तो कौन सा डिस्टेंस लेते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन से? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपका ये है और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब आप लेंगे तो ये कितना होगा? h के बराबर होगा। और h आपका कितना आया था? √3L/2। तो आप यहां पर लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू √3L/2 और आपका कितना हो जाएगा? √3FL/2। ये हो गया आपका टॉर्क। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा I इंटू अल्फा के। टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। अब आपको अल्फा अगर निकालना है, जो कि आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो अल्फा निकालने के लिए आपको I निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप बता दीजिए इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? बता दीजिए। I इज इक्वल टू पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो करेंगे। और ये क्योंकि ये पॉइंट मासेस है, सारे पॉइंट मासेस हैं, तो पॉइंट मासेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? I इज इक्वल टू m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3²। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3²। ठीक है, ये आपका m1 है, m1 और m1 का जो दूरी है पॉइंट ऑफ रोटेशन से वो कितना है? L। तो ये कितना हो जाएगा? m1L1²। m2 का भी जो दूरी है वो पॉइंट ऑफ रोटेशन से कितना है? L। तो ये भी कितना हो जाएगा? m2 इंटू L²। और m3 का पॉइंट ऑफ रोटेशन से दूरी कितना है? 0। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन आपका कितना आ गया? ये दोनों मासेस सेम है, तो आप यहां पर m लिख सकते हैं ml² प्लस ml², मतलब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? 2ml² आ गया। अब आप इस इक्वेशन में √3FL/2 इज इक्वल टू 2ml² इंटू अल्फा लिख दीजिए। आपका L से एक L हो गया कैंसिल और आपका अल्फा कितना आ गया? अल्फा आपका आ गया √3F/4m। √3F/4m। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो कहीं पर भी। √, हाँ यहाँ पर एक L बच गया था, यहाँ पर आपका ml होगा, √3F/4ml। ठीक है, किसी को डाउट है यहां तक? नहीं है तो लिखिए यहां तक। हो गया, मिटा दिया जाए। तो आपका अल्फा कितना आ गया? अल्फा आपका आ गया, अल्फा इज इक्वल टू √3F/4ml। ठीक है जी, अल्फा का आ गया है। अब क्या करेंगे? अल्फा आने के बाद अब हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। अब तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा ना भाई। पिछले केस में अल्फा 0 था तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का नहीं आया था, बट अब अल्फा आ चुका है तो अब आपका सेंटर ऑफ मास के पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? इट इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू मेरे को पता है और पॉइंट ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस r सेंटर ऑफ मास जो भी निकाले थे, कितना आया था सेंटर ऑफ मास? हाँ, √3L/2 तो पूरा हाइट था। पूरे हाइट में से जब हम L/2 √3 को घटाए थे तो कितना आया था? R सेंटर ऑफ मास L/√3 आया था। तो मेरे को यहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस भी पता है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे? अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पता चल जाएगा। तो वही कर देते हैं। चलो जी, तो अभी आप क्या करने जा रहे हैं? आप निकालने जा रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये क्या होगा? r इंटू अल्फा, जहां r क्या होगा? r होगा डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। और अभी हमने कैलकुलेट किया था पहले कि r, ये जो दूरी आया था आपका आया था L/√3। तो इस r को आप मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा से, तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा L/√3 इंटू अल्फा कितना था? √3F/4ml। तो आपका √3 से √3 हो गया कैंसिल, L से आपका L हो गया कैंसिल। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया F/4m। किसी को डाउट है यहां तक? नहीं होना चाहिए। F/4m तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब एक बात बताइए, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है तो इसका मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन किधर होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास आपका यहां पर है, ठीक है। इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हाँ,
इनसाइड मतलब इधर। भाई हम लोग इतने सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं इस पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पे, अब डायरेक्शन में आप लोग नहीं बता पाएंगे। बाहर की तरफ। हाँ, बाहर मतलब किधर, इधर, इधर, किधर? बाहर की तरफ मतलब ऐसे घूम इस साइड रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है ये, ऐसे, ये आपका रोटेट ऐसे कर रहा है, राइट। यहां पर राइट हैंड टर्मिनल लो लगाएंगे भाई। AT इज इक्वल टू आर अल्फा, इसका नाम में ही है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जब भी इसका डायरेक्शन होगा टेंजेंट की तरफ होगा, इस तरफ। यहां से आप जब ये रोटेट कर, ऐसे समझो कि जब ये रोटेट कर रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इस पर, इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस तरफ होगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। पिछले हर एक सवाल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस ओर होता है? टेंजेंट के अलॉन्ग। ठीक है, क्या करते हैं हम, यहां से सेंटर ऑफ मास को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मतलब ये आप इमेजिन करो कि ये एक ऐसे सर्किल में ये रोटेट कर रहा है, ये एक ऐसे सर्किल में रोटेट कर रहा है, ठीक है। और जब रोटेट कर रहा है तो इस सर्किल पे टेंजेंट कौन सा डायरेक्शन होगा? यही वाला तो होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा, ठीक है, आ चुका है। अब देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास आ चुका है, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताइए, कौन बताएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? पहले जो आपका सेंटर, ये आपका कितना आया था? पहले आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आया था पिछले वाले केस में? ओमेगा स्क्वायर एल बाई रूट 3 आया था। ओमेगा स्क्वायर एल बाई रूट 3 यही तो आया था। इतना होगा क्या इससे चेंज होगा ये बताइए? क्यों? क्योंकि बॉडी में मतलब आपसे जो हिंज फोर्स पूछा गया है वो तुरंत फोर्स लगाने के तुरंत बाद पूछा गया है। अभी आपने फोर्स लगाया और बहुत ही कम टाइम इंटरवल में पूछा गया है, तो फोर्स लगाने के बाद ये जो पहले क्या था, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा था, क्या इसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज किया? आपने चेंज करने का मौका ही अभी कहां दिया है भाई? ये भी तो आपने तुरंत फोर्स लगाया है। तो जो आपका एंगुलर वेलोसिटी था अभी भी वही रहेगा, थोड़ी देर के बाद चेंज होगा, बट थोड़ी देर के बाद आपसे पूछ नहीं रहा है, वो तो अभी तुरंत पूछ रहा है। मतलब एंगुलर वेलोसिटी जितना था उतना ही है, और आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी पर ही तो डिपेंड करता है। और अगर आपका ओमेगा सेम है और आर भी सेम है तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी पहले जितना ही रहेगा। कितना हो जाएगा आपका? ओमेगा स्क्वायर एल बाई अंडर रूट 3। ठीक है, अब अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका जो डायरेक्शन होगा वो सेंटर की तरफ होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास के दो एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स डायरेक्शन और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द वाई डायरेक्शन। आया समझ में? अब क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास खा चुका है, सिंपल यहां पर n1 n1 मान लेंगे, आपका n2 मान लेंगे, और आपका दोनों y और x डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, F इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे। ठीक है, लिख देते हैं, ये लिख लिया आप लोग, लिखिए। तो यहां पर आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ चुका है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया आपका, ये आपका आया F बाई 4m। ठीक है, बाकी सबको मिटा देते हैं और आगे निकालते हैं हिंज फोर्स। हिंज फोर्स के लिए क्या करेंगे? वही सेम चीज, हम दो डायरेक्शन में हिंज फोर्स मानेंगे। पहला आपका इस एक कंपोनेंट हिंज फोर्स का हम इस डायरेक्शन में मानेंगे, दूसरा कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में मानेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं फॉर वाई डायरेक्शन। हम वाई डायरेक्शन के लिए क्या लिखने जा रहे हैं? वाई डायरेक्शन के लिए हम लिखने जा रहे हैं F इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? सिर्फ n1 के अलावा तो और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर n1 के अलावा और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो आप क्या लिखेंगे? n1 इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? m इंटू ओमेगा स्क्वायर एल बाई रूट 3, और m के जगह क्या लिखेंगे? तीनों का मास, स्मॉल m प्लस स्मॉल m प्लस स्मॉल m मतलब 3m। तो यहां पर आपका हो गया 3m। तो ये आपका रूट 3 इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो n1 कितना आएगा? n1 आपका आएगा n1 इज इक्वल टू रूट 3m ओमेगा स्क्वायर एल, जो कि पिछले केस में भी यही आया था। n1 पिछले केस में भी यही आपका आया था, इस केस में भी यही रहा। n2 के साथ क्या होगा? आप x डायरेक्शन के लिए लिखिए, फॉर
फॉर एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के लिए यही आप F इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो आप लिखेंगे F हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ये बताइए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F और N2, एक जो आपने N2 माना है और दूसरा आपका F, तो N2 प्लस F इज इक्वल टू, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में तो दोनों में प्लस लिए हैं, इज इक्वल टू मास, टोटल मास कितना है 3m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द एक्स डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज F by 4m। m से m आपका हो गया कैंसिल, तो आपका N2 कितना आया, N2 आ गया आपका 3F by 4 माइनस F, मतलब N2 आपका कितना आया, N2 आपका आया माइनस F by, N2 आ गया आपका माइनस F by 4। माइनस F by 4 कहने का मतलब है कि जो आप N2 का डायरेक्शन माने हैं उसके विपरीत दिशा में आपका N2 लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, F by 4। आया समझ में? इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है, हर चीज समझ में आया है। अगर आपसे मान लो आपको हिंज फोर्स का N1 कंपोनेंट आपको पता चल चुका है, N2 कंपोनेंट पता चल चुका है, अगर आपसे बोला जाए नेट हिंज फोर्स, नेट मतलब टोटल हिंज फोर्स अगर आपसे बोला जाए तो ये आप कैसे क्या करेंगे, अंडर रूट N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर कर देंगे और आप आंसर निकाल करके दे देंगे। इतना तो कर लेंगे ना आप, लिख लीजिए लोग, मिटा दिया जाए। चलिए, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन बहुत शानदार है और छोटा छोटा बहुत बारीक बारीक इसमें चीज है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए ना तो बहुत सारा छोटा छोटा आपका जो डाउट्स होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि यार ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का खेल है क्या, किधर लगते हैं, कैसे लगते हैं, क्या लगता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं, हिंज फोर्स कैसे निकालते हैं, वो सब कुछ अब आप धीरे धीरे सीखने लगे होंगे, है कि नहीं? तो कभी भी हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आपको क्यों करा रहे हैं। आप देखो, ये क्वेश्चन को करने में आपका क्लास का लगभग 50 मिनट बीत चुका है। एक क्वेश्चन को करवाने में 50 मिनट बीत चुका है, बट हम फिर भी क्यों कराए हैं, क्योंकि थ्योरी हम चाहे जितना भी पढ़ा लें, आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको कितना भी रटवा ले, T इज इक्वल टू आर अल्फा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, कितना भी रटवा ले, बट उसको लगाना कैसा है, जब तक हम आपको ये नहीं सिखाएंगे तब तक वो सारा ज्ञान व्यर्थ है। वो सारा ज्ञान सिर्फ उन्हीं एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा जहां आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, बताओ भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है। जेईई मेंस और नीट के एग्जाम में अगर आप बैठने जाएंगे सिर्फ वो फॉर्मूला रट करके तो कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए जरूरी है कि वो फॉर्मूला आपको कैसे लगाना है वो आना चाहिए। मेरा काम आपके हाथ में सिर्फ तलवार देना नहीं है, आपको ये भी बताना है कि तलवार चलाते कैसे हैं, तब जाकर के लड़ पाइएगा आप, समझ रहे हैं ना। तो इन क्वेश्चन को आप क्वेश्चन मत देखिए, ये क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा एक थ्योरी है जहां आप समझ रहे हैं कि भाई ये क्या कैसे लगाते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार था, देखो इसमें 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, सेंटर ऑफ मास का भी यूज हो रहा है। ये सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ पता चला आपको सब पता है, सब कुछ आपको पता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सब पता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ही आपको नहीं पता है, या फिर भूल गए सेंटर ऑफ मास निकालना, नहीं बना पाओगे सवाल। ये तो अभी आप छोटा सा एग्जांपल है, ये ऐसे बहुत बहुत सवाल आएंगे जिसमें आपको मल्टीपल चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट, आपको एक बड़ा अच्छा सवाल हम कहीं देखे थे इलेक्ट्रोस्टैट्स में पूछा था प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन में, जिसमें एक साथ 4 चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे, 4 चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैट्स का था ही, सेंटर ऑफ मास का था, रिजिड बॉडी रोटेशन का था और आपका एसएचएम एंड वेव्स का था। 4 चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक सवाल में। अब जो बच्चा का 11th और 12th दोनों मजबूत होगा वही उस सवाल को बना पाएगा। आपको बार बार बता रहे हैं, ये देख करके घबराने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि यार ये हमसे कैसे बनेगा। आपसे तब बनेगा जब छोटे छोटे बारीक बारीक चीज को आप पकड़ना समझ जाएंगे कि इसको कैसे हमको समझना है, कैसे हमको लगाना है, और ये चीज कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। क्लास का एक लिमिटेशन है। देखिए आपका 50 मिनट से ऊपर टाइम बीत चुका है, राइट, और आप एक सवाल ही आपका अभी तक हो पाया। थोड़ा बहुत इसके बाद हम थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद क्लास खत्म करना पड़ेगा, ज्यादा देर तक हम क्लास खींच भी नहीं सकते, राइट। तो हम इसका एक हम तरीका सोच रहे हैं आप लोग के लिए। 12th वाले बैच में तो हम ये करने से रहे, उन लोग को करेंगे तो उन लोग को वो लोग है ही नहीं कि उन लोग को करना है,
वो लोग बस बोर्ड पास करने के लिए बैठा है, वो भी जैक बोर्ड, राइट। तो अगर आप लोग एक चीज करने को रेडी हो जाओ कि भाई देखो क्लास में न्यूमेरिकल्स हम जितना करा सकते हैं उसका नंबर बहुत कम है, बहुत कम है। अगर हम न्यूमेरिकल्स कराने बैठ जाएंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा ही नहीं। ऑलरेडी आपका सिलेबस बहुत स्लो चल रहा है कि नहीं चल रहा है स्लो। तो आपका सिलेबस भी हमको कंप्लीट कराना है और साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल्स के लिए रेडी भी करना है ताकि आप न्यूमेरिकल्स बना सकें। न्यूमेरिकल्स नहीं बना पाओगे भाई तो सिर्फ आप बोर्ड ही मतलब 11th-12th वाला नॉलेज रह जाएगा, क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। और क्वेश्चन लगाने का पहला नियम है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखिए, है ना। आपको फिर से वही एग्जांपल दे रहे हैं, आप अपने दुश्मन को उतना मार पाओगे जितना मार आप में खुद में सहने की क्षमता होगी। और वो कब आएगा? जब आप क्वेश्चन देखेंगे, समझ रहे हैं। 100-200 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में कम से कम देखने होंगे। हम एक तरीका सोच रहे हैं कि कुछ तो आपको क्लास में जैसे हम पढ़ाएंगे यहाँ पर तो जितना हो जाएगा आपको न्यूमेरिकल हम बताएंगे, साथ में हर चैप्टर का सिलेक्टेड हम न्यूमेरिकल्स जो अच्छे न्यूमेरिकल्स है जो आपको लगाने चाहिए, जो आपको जानने चाहिए, उनका हम एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे चैनल पे। क्लास में तो हम वो करवा नहीं पाएंगे, क्लास में टाइम नहीं है, तो चैनल पर हम उनका अलग से वीडियो बना करके 40-50 मिनट का अपलोड कर देंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल्स होगा। हम न्यूमेरिकल्स ही उसमें समझाएंगे। बट हम ये तभी करेंगे जब आप लोग ये बोलेंगे कि हाँ भाई हम न्यूमेरिकल बना करके, मैंने जो आज हम लेक्चर डाले न्यूमेरिकल वाला, कल अगर आप उस लोग देख करके आएंगे तभी हम ये करेंगे, नहीं तो फिर जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। बोलिए, देख के आइएगा 30-40 मिनट का, 50 मिनट का, जो भी हम 5-10 न्यूमेरिकल चाहेंगे कि एक वीडियो में आपका कवर अप हो जाए, राइट। तो उसको हम वीडियो बना करके डालते जाएंगे। बट शर्त यही है कि अगले दिन आपको जो भी आज हम डालेंगे कल आपको देख करके आना है। न्यूमेरिकल आपका न्यूमेरिकल कॉपी एकदम अप टू डेट होना चाहिए, तभी वो होगा। और वो करना बहुत जरूरी है अगर कंपटीशन पे खेलना है तो, ठीक है ना। जितना ज्यादा सिंपल सा अपना ध्येय बना लो भाई, तीनों सब्जेक्ट का बता रहे हैं आपको। जितना ज्यादा क्वेश्चन देख सकते हो एग्जाम से पहले, 2027 वाले एग्जाम से पहले जितना ज्यादा क्वेश्चन देख सकते हो देख लो, जितना ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हो बना लो, तब आपका काम हो जाएगा। और जो वीडियो बनाएंगे उसमें ज्यादातर हम कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही डालें उसमें, ताकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ चलता रहे। क्लास में कराना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्लास में न्यूमेरिकल कराने जाएंगे आपका सिलेबस कंप्लीट कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो हम वीडियोस बना करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के चैनल पर डालते जाएंगे और आप लोग उसको देख करके हर दिन अप टू डेट करके अपना न्यूमेरिकल नोट्स बना करके समझ करके आते जाएंगे। और साथ में खुद से भी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब आपका देखना फिजिक्स आपका कैसे स्ट्रांग होता है, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कितनी होती है, कैसे निकालते हैं, ये सब चीज बात करेंगे। बट उससे पहले एक बात बता दीजिए कि आपका ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ ऑफ mv², ठीक है। फिर से आते हैं आपके लेक्चर 2 पे, जो इस चैप्टर के लेक्चर 2 में हम आपको बताए थे। इधर आपका लिखते हैं हम ट्रांसलेशनल वेरिएबल्स, इधर हम लिख रहे हैं ट्रांसलेशनल वेरिएबल्स और इधर हम लिखने जा रहे हैं रोटेशनल वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब कि अगर इधर आपका डिस्प्लेसमेंट होता था s तो यहाँ क्या होता था थीटा, इधर आपका वेलोसिटी v होता था तो यहाँ क्या होता था ओमेगा, इधर आपका एक्सेलरेशन a होता था तो यहाँ होता था अल्फा, इधर आपका मास m होता था तो यहाँ पर क्या होता था आपका I, और इधर आपका फोर्स F लगता था तो यहाँ पर क्या लगता था टॉर्क आपका टाउ, ये लगता था आपका। तो अगर ट्रांसलेशनल में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, ये आपका किसमें ट्रांसलेशनल में, तो रोटेशनल में खुद बता दीजिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। m की जगह क्या आ जाएगा I और v की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा, बस हो गया। रोटेशनल का काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा²। कैसे हुआ अभी वो भी बताते हैं, इसको लिखिए पहले।
मान लीजिए ये आपका कोई एक बॉडी है, सपोज दैट दिस इज योर बॉडी, और इस बॉडी को आपने इस पॉइंट पर क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, और ये बॉडी इस पॉइंट के बाद रोटेट कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये बॉडी इस पॉइंट के बाद रोटेट कर भी रहा है, ठीक है। इसका ओमेगा इसका क्या है, ओमेगा इसका सपोज कर लो इसका एंगुलर वेलोसिटी है आपका ओमेगा, ठीक। यहां पर कोई एक पार्टिकल है इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, m1, ठीक है। m1 का यहां से जो दूरी है वो है आपका r1, m1 का दूरी है कितना, r1। इस m1 का कौन बताएगा, आप बता दीजिए, m1 का एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, m1 का एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, m1 का एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, कितना होगा ब्रो। आपको यहां पर दे रखा है कि आपका बॉडी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और हमने आपको कल ही पढ़ाया है कि हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेरिएबल्स थीटा, ओमेगा और अल्फा सेम होता है। तो अगर बॉडी का ओमेगा है तो इस पर हर एक पार्टिकल का भी कितना होगा, ओमेगा ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आपको m1 का क्या पता है, एंगुलर वेलोसिटी आपको ओमेगा पता है, ठीक है। इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी, पार्टिकल 1 का टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना होगा, हाँ r1 इंटू ओमेगा होगा, r1 इंटू ओमेगा, ठीक है। पार्टिकल 1 का काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर, हाफ m v1 स्क्वायर, पार्टिकल 1 का काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली मान लीजिए यहां पर आपका कोई पार्टिकल 2 है m2, इसका यहां से दूरी है आपका r2, यहां पर आपका पार्टिकल है m3, इसका यहां से दूरी है आपका r3। तो पार्टिकल 2 का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m2, ये आपका m1 m2 इंटू v2 का स्क्वायर, जहां v2 क्या होगा, v2 हो जाएगा आपका r2 इंटू ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 3 क्या हो जाएगा, हाफ m3 इंटू v3 का स्क्वायर, जहां v3 क्या हो जाएगा, v3 हो जाएगा r3 इंटू ओमेगा। ऐसे ही करते करते इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे, मान लीजिए आपके n पार्टिकल्स है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द nth पार्टिकल क्या हो जाएगा, हाफ mn इंटू वीएन का होल स्क्वायर, जहां वीएन जो होगा वो क्या होगा, rn इंटू ओमेगा, ठीक है। अब अगर मेरे को पूरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सारे पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो मेरे को टोटल काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर। ऐसे करते करते जितने पार्टिकल्स हैं हाफ mn vn स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए v1 को हम क्या लिख सकते हैं, r1 इंटू ओमेगा, v2 को क्या लिख सकते हैं, r2 इंटू ओमेगा, v3 को क्या लिख सकते हैं, r3 इंटू ओमेगा। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, आपका हम लिखने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू हाफ m1 v1 के जगह r1 इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 और v2 के जगह r2 इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस हाफ m3 और v3 के जगह r3 इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर। और ऐसे करते करते आपका nth पार्टिकल क्या हो जाएगा, हाफ mn rn इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। इस ब्रैकेट को जब आप तोड़ेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m1 r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो सबके लिए सेम है, ठीक है, प्लस हाफ m3 r3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। और ऐसे करते करते जितने पार्टिकल्स हैं प्लस हाफ mn rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। सब में ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए तो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकालो, हाफ ओमेगा, हाफ भी कॉमन है और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन है, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल लो। अंदर क्या बच गया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, करते करते mn rn का स्क्वायर।
अब एक बात बताइए, m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर m3r3 स्क्वायर ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास क्या होता है? mr स्क्वायर। तो ये सारे छोटे छोटे क्या है? छोटे छोटे सारे पॉइंट मासेज ही हैं। मतलब ये m1r1 स्क्वायर क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है I1, ये आपको क्या बता रहा है? I2, ये आपको क्या बता रहा है? I3, और ऐसे करते करते क्या? IN। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या हो गया? हाफ ओमेगा स्क्वायर और सारे का सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ये हो गया आपका लंबा चौड़ा डेरिवेशन आपके 11th के एग्जाम के लिए, अगर एग्जाम में पूछ दिया तो। अन्यथा आपको तो पता है कि आपका अगर ट्रांसलेशनल में हाफ mv स्क्वायर होगा तो रोटेशनल में मास की जगह आई आ जाएगा, v की जगह ओमेगा आ जाएगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख लीजिए। हेडिंग डालिए वर्क डन इन रोटेशनल मोशन। वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन इन रोटेशनल मोशन। ओके, अभी देखो आपको पता है, अगर हम फिर से ट्रांसलेशनल वेरिएबल्स और रोटेशनल वेरिएबल्स का एक हम फिर से कंपैरिजन अगर हम करें तो हम क्या पाएंगे? हम यही पाएंगे कि भाई अगर ट्रांसलेशनल वेरिएबल्स में आप डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखाते हैं तो यहाँ थीटा से दिखाते हैं, यहाँ वेलोसिटी v से दिखाते हैं तो यहाँ ओमेगा से दिखाते हैं, एक्सेलरेशन ए से दिखाते हैं तो यहाँ अल्फा से दिखाते हैं, यहाँ फोर्स आपका f होता है तो यहाँ पर टॉर्क आपका टाउ होता है, यहाँ पर आपका मास m होता है तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका I होता है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपका अगर हाफ mv स्क्वायर होता है तो यहाँ पर आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर वर्क डन कितना होता है ट्रांसलेशनल के केस में? वर्क डन हम लोग कैसे निकालते थे? W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ठीक है, अगर आपका फोर्स कांस्टेंट होता था तो, अगर फोर्स वेरिएबल होता था तो क्या करते थे? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। अगर आपका फोर्स वेरिएबल होता था तो वर्क डन हम लोग निकालते थे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस से। याद है आपको? ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको निकालना क्या है? आपको यहां पर निकालना है वर्क डन का फॉर्मूला फॉर रोटेशनल। खुद बता दो कंपेयर करके कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ की जगह क्या आ जाएगा? टॉर्क टाउ, और डीएस की जगह क्या आ जाएगा? डी थीटा, टाउ डॉट डी थीटा। आया समझ में? ये तो फॉर्मूला हो गया, आपको रट लेना है। ठीक है, कैसे आया उस पर बात कर लेते हैं। भाई देखो लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं कराते हैं, डायरेक्ट आपको सिंपल शॉर्ट समझाते हैं। ठीक है, जिससे आपको समझ में आया कि भाई ये कैसे हुआ। आपको पता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, आपको पता है S और थीटा के बीच में क्या संबंध होता है? S इज इक्वल टू आर थीटा होता है। S इज इक्वल टू आर थीटा। तो अगर आपका S इज इक्वल टू आर थीटा होता है तो आपको निकालना है ds। आपको क्या निकालना है? ds। तो हम क्या करने जा रहे हैं? इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ds बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका r, हो जाएगा ds बाई डी थीटा। तो आपका यहां से ds कितना आ गया? ds आ गया आपका r डी थीटा। ठीक है, इस ds को हम जा रहे हैं पुट करने यहां पर। अगर आप यहां पर पुट करेंगे तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ f, और ds की जगह आपका r डी थीटा। और f इंटू आर क्या होता है? टॉर्क होता है। तो यहां से आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन के क्या गया? इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डी थीटा। आया समझ में? लिख लीजिए। केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसका वन शॉट यूट्यूब पे देखते हैं तो जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। मतलब कि 1 घंटे का लेक्चर है ना, उसमें ऐसा सा वर्ड बोल देता है कि बाद में रिसर्च करना ही पड़ता है। देखिए वन शॉट आप चाहे जिस भी कोचिंग का देख रहे हैं ना, वन शॉट बनाने का जो टारगेट वो किसके लिए बनाया जा रहा है आपको पता है? रिवीजन के लिए तो बनाया ही जाता है वन शॉट, जिसमें 5-6 घंटे में आपको पूरा चैप्टर वो रिवाइज करवा देते हैं। उसका टारगेट ऑडियंस होता है वो बच्चे जो जेईई मेंस के एग्जाम को लिखने वाले हैं, उसका वो टारगेट ऑडियंस होता है। वहां आपको बेसिक नहीं समझ, जैसे अभी आपको क्लास में हम यहां समझा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, वहां आपको ये सब नहीं बताएगा।
वहां आपको डायरेक्टली बताएगा, ज्यादा से ज्यादा बताएगा तो बताएगा कि ये भाई ये देखो ये फॉर्मूला होता है एक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, ये कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, ये उस वीडियो में बताने का उसका पर्पस नहीं रहता है, वो सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए बनाया जाता है कि 6 घंटे में आइए कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, 50-60 क्वेश्चन वो लोग करवा देता है। और ये उनके लिए सही है जिनका पहले से बेसिक सब कुछ पढ़ा हो, मजबूत हो। अगर आप जीरो से एकदम आपका पहले का बेसिक्स अगर आप नहीं पढ़े हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, तो वन शॉट जाइएगा तो अच्छे से कंफ्यूज हो जाइएगा, अच्छे से कंफ्यूज हो जाइएगा। मान लीजिए आपको सीढ़ी चढ़ना है, सीढ़ी चढ़ने का सबसे बेसिक प्रोसेस क्या है, एक एक करके सीढ़ी चढ़ा जाए, ठीक है ना। वन शॉट उनके लिए है जो पहले से 4-5 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, 6 सीढ़ी चढ़ चुके हैं। आप अगर बेस नहीं बनाए हैं और बिना बेस बनाए अगर आप वन शॉट देखने जाइएगा, आपको वही सारी चीजों को देख करके डर लगने लगेगा, यार ये तो मेरे लेवल के काफी हाई लेवल का चीज बता रहा है, क्योंकि वहां आपको बेसिक्स नहीं बताएगा तो आपको लगेगा कि यार बाकी लोगों को पता होगा, मेरे को नहीं पता है। जबकि रियलिटी क्या है कि आपको इसलिए नहीं पता है क्योंकि आप डायरेक्टली चले गए हैं वहां पर, बीच का सीढ़ी आपने पास किया ही नहीं है। तो वन शॉट पे डायरेक्टली मत जाइए, अभी वन शॉट का लेवल आने में टाइम लगेगा, ठीक है। बेसिक्स क्लियर करना है तो आप ऐसा कोई लेक्चर खोजिए केमिस्ट्री का या फिर बायो का जहां आपको सारा कुछ बताए, सब कुछ कि या जो भी आ रहा है वो कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसको देखिएगा। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स बनाइएगा, तब आप वन शॉट के लिए फिर रेडी हैं। बेसिक्स कर लीजिए, कुछ अपने से न्यूमेरिकल्स लगा लिए, देन यू आर रेडी फॉर वन शॉट। अभी आप रेडी नहीं है। जैसे हम मान लीजिए आपको पढ़ा दिए रिजिड बॉडी रोटेशन, जैसे हम वो सेंटर ऑफ मास पढ़ा दिए, उससे आप कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिए और तब जाइए वन शॉट पे। रिजिड बॉडी रोटेशन हम आपको पढ़ा देंगे, उससे आप कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिए तब जाइए वन शॉट पे, अभी मत जाइए। वन शॉट उनके लिए होता है जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, जो ड्रॉप कर चुके हैं, 12th के बाद 1 साल ड्रॉप लिए हैं, अब 1 साल वो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की ही तैयारी करेंगे। आपके साथ तो ऐसा नहीं है, अभी तो आप 11th में पास आउट नहीं हो। तो अभी आपका, बार बार बोल रहा, अभी आपका टाइम क्या है, आपका टाइम अभी अपने फाउंडेशन को मजबूत करने का। आपका हालत उन 12th वाले बच्चों से काफी ज्यादा बेहतर है जिनके पास अब समय ही नहीं है कि वो मजबूत करें। वो मजबूत करें कि बोर्ड बचाए उनको पता ही नहीं है। आपके पास टाइम है, इस टाइम को आप अपना फाउंडेशन, तीनों विषय का हम बात कर रहे हैं, फाउंडेशन मजबूत करने में लगाइए। फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा, उसके बाद तो फिर खेलना है आपको फिर क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना। और इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, हम लोग को क्वेश्चंस लगाना पड़ेगा। तो आपके लिए जो हम क्वेश्चंस डालेंगे न्यूमेरिकल लेक्चर्स में, उनमें क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस होंगे, HC वर्मा के भी क्वेश्चंस होंगे, जहां से हमको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, उन अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को उठा करके हम उसमें डालेंगे, ताकि अच्छा उसको देखने का तरीका भी हम आपको बता दे रहे हैं क्या तरीका होगा। ऐसा मत कीजिएगा कि लेक्चर खोले और लेक्चर में अगर आपको न्यूमेरिकल्स बताया है तो डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लिया, नहीं। पहला क्वेश्चन को देखना, खुद से कोशिश करना, जब नहीं हो पाए तब फिर आगे सॉल्यूशन देखना। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको बता रहे हैं, मार्च तक ऐसे चलिए, मार्च अप्रैल तक ऐसे ही चलिए। उसके बाद हमको उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक अगर हम लोग ऐसे चलते हैं, इस तरह से न्यूमेरिकल लेक्चर्स देख देख करके, बना बना करके, थ्योरी आपका आप पढ़ा ही रहे क्लास में, तो आपका 11th का बेस मजबूत हो जाएगा। और 11th का बेस मजबूत होने का सबसे अच्छा, हम आपको लिख करके बोलते हैं ना, आप जितने बच्चे जेईई मेंस के एग्जाम में बैठते हैं, आप एक बार सबसे अगर हो सके जितने ज्यादा स्टूडेंट्स आप मिल सकते हो मिल लेना, उनसे बात करना। सब आपको एक बात बोलेगा, यार 12th तो ठीक है लेकिन 11th अपना वीक है, 11th में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है, 2 कारण होता है। पहला तो कि 11th का फिजिक्स सच में टफ है 12th की तुलना में, एक तो वो सच में टफ है। दूसरा, 11th में बच्चा 10th से जब 11th में आता है ना, काफी समय भाग दौड़ करने में, इसके पास जाए कि उसके पास जाए, किसके पास जाए, उसमें टाइम वेस्ट कर देता है। 5 से 6 महीना उसी में चला गया। अब जो बाकी समय बचा उसमें वो पास करे कि बेस बनाए, उसको समझ में ही नहीं आता। और जिसका ये सारा टाइम में टाइम वेस्ट नहीं हुआ है सारे चीज में, उसका 11th मजबूत है। और जिसका 11th मजबूत है भाई, असली खेल वही खेलेगा। 12th तो बहुत आसान है 11th की तुलना में,
आप 12th में आइए, आपको 12th लगेगा कि ये जो आप पढ़ रहे हैं इसके सामने 12th हलवा लगेगा आपको, बशर्ते कि आप ये सब अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो आप, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं 11th में हैं आप, अच्छे से समझते चलिए, पढ़ते चलिए, आपके लिए चीज़ें आसान होगी। 12th में आइएगा बहुत आसान लगेगा। और अभी वन शॉट पे डायरेक्टली जंप मत कीजिए, ऐसा लेक्चर उठाइए जो आपको बेसिक समझा रहा हो, आपका फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हो, वो लेक्चर उठाइए। ठीक है, तो अपना खुद का इंटरेस्ट देखते हुए खुद से पूछिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, वीक है, समय का डिवीजन कैसे करना है। देखो एक चीज आप लोग को बता रहे हैं ना, आप लोग ना, हर बच्चा, आप लोग तीनों को हम बता रहे हैं, आप लोग अपना हालत, करंट हालत आप लोगों का क्या है आप ही लोग जानते हो, हम तो बस आपको पढ़ा रहे हैं। आपका कितना बेस स्ट्रांग है, कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, वो आपको अच्छे से पता है, या फिर उसको पता होगा जो आपको चैप्टर 1 से पढ़ा रहा है। ठीक है, तो अपना हालत देखते हुए आप अपना एक खुद का प्लान बना लो कि अगले 1.5 साल हमको कैसे चलना है, समझे? तैयारी कैसे करनी है। बिना प्लान के कोई काम नहीं होता है। डॉक्टर भी, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना इलाज कराने, मान लीजिए आपका ट्रीटमेंट में 6 महीना साल भर टाइम लगेगा, डॉक्टर ने बोला, तो पूरे 6 महीना का आपका एक वो शेड्यूल बना देता है कि आपको कौन सा दवा किस दिन कितना टैबलेट खाना है, आपका डाइट बना करके देता है कि आपको ये खाना इतने बजे खा लेना है। तो सेम प्लान आप लोग बनाइए अपना खुद से कि हमको ऐसे अगले 3-4 महीने में या फिर अगले 1.5 साल में हमको ऐसे तैयारी करनी है। और एकदम रियलिस्टिक बनाना, ऐसा मत बना देना कि भाई हम 24 घंटा में 25 घंटा पढ़ने लग जाएंगे, होगा ही नहीं होगा। खुद का क्षमता को देखते हुए प्लान बनाइए, ठीक है, और तब उस पर काम करना शुरू कीजिए। बिना प्लानिंग के एक दिन मोटिवेशन में आओगे, पता चला 10 घंटा बैठ गए, अगला दिन मोटिवेशन डाउन हुआ, पता चला सोए रह गए, पढ़ा ही नहीं। लंबा रेस है भाई, लंबा रेस। यहां वही जीतेगा जो हर रोज दौड़ेगा। एक दिन दौड़ने वाला, 2 दिन दौड़ने वाला, 2 दिन दौड़ के थक जाएगा। आपको हर दिन अभी से लेकर 1.5 साल तक दौड़ना है। हर दिन डिमोटिवेशन आएगा, बट फिर भी खुद को मोटिवेटेड रखना है। सवाल नहीं बनेगा, बट फिर भी लगे रहना है। छोड़ दिए तब तो छूट गया। फिर जिनका सिलेक्शन क्या होता है, आपको क्या लगता है उनसे हर सवाल बन ही जाता है क्या? नहीं बनता है भाई। 300 में जो बच्चा जेईई मेंस में NIT में एडमिशन ले रहा है, 300 में कितना नंबर लेके आता होगा? आपको क्या लगता है 300 में 300 लेके आता है? उसका भी तो 200 के आसपास ही होता होगा जिसको NIT में सीट मिल रहा है। मतलब 100 नंबर का सवाल तो उससे भी नहीं बन रहा है, 100% तो वो भी नहीं बना रहा है। तो आप काहे टेंशन में हो भाई कि हमसे सब सवाल बनना चाहिए? टेंशन नहीं लेना है कि हमसे हर सवाल बनना है। उसमें लग गए तब तो फिर सिलेक्शन, आप फिर अलग चीज में, आप स्कॉलर बनने चले गए। स्कॉलर तब बनना है जब अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे, तब बनेंगे स्कॉलर, अभी नहीं बनना है। अभी बस ये देखना है इतना जो रेंज है उस रेंज को हम कैसे अचीव करें, ठीक है ना। तो सवाल से सीखिए, सवाल नहीं बन रहा है उस पर दिमाग लगाइए, फिरिए, पर डिमोटिवेट नहीं हो जाना है कि हमसे नहीं बन रहा है। अरे नहीं बन रहा है तो भी समय भी तो है आपके पास, 1.5 साल समझे। और मान लीजिए थोड़ी अगर आपने मेहनत करा, 1 साल 1.5 साल आप मेहनत किया, अच्छे से आप मेहनत किए, किसी कारणवश आपसे कमी रह गई, मान लीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड भी सेम टाइम पर होगा और जेईई मेंस भी सेम टाइम पर होगा, थोड़ी बहुत मान लेते हैं आपसे कमी रह गई, लेकिन आपका बेस मजबूत है। बेस इतना मजबूत है भाई कि आप किसी कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाए। मतलब कोई आपको ये नहीं बोल सकता है कि यार ये लड़का नहीं पढ़ा है, ठीक है। आपका बेस मजबूत है। थोड़ा सा के लिए अगर आपका कमी रह गया तो भाई आप 1 साल ड्रॉप लेकर के तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वो ड्रॉप तभी लेना है जब बेस मजबूत है। ऐसा नहीं कि 11th-12th में कुछ पढ़े ही नहीं है, पता ही नहीं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, और चले गए ड्रॉप लेने, वो 1 साल बर्बाद होगा आपका। तो बेस मजबूत रखते हुए, बेस की स्थिति देखते हुए तब वहां पर सोचना है। अभी क्या सोचना है? अभी सबसे पहले एक प्लान बनाना है कि वो कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, डेली अपना एक शेड्यूल, सब कुछ देखते हुए कि स्कूल इतना घंटा हमको स्कूल में देना है, कोचिंग मेरा इतना घंटा देना है, हमको हर चैप्टर में हमको इतना सवाल लगाना है। उस हिसाब से आप अपना एक प्लान बना लीजिए,
5-6 घंटा डेली आपको पढ़ाई पर देना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो। आज तक ऐसा कोई तरीका नहीं इंसान खोज पाया है कि बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाए। आज तक ऐसा कोई तरीका नहीं खोज पाया इंसान कि बिना मेहनत किए आपका वेट लॉस हो जाए। तो आप इतना जान लीजिए कि पढ़ना तो पड़ेगा, उसका कोई दूसरा तरीका नहीं। और जब पता है कि पढ़ना पड़ेगा तो फिर पढ़ने का प्लान बना लीजिए, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सिलेक्शन पॉसिबल है, समझे। बस रेगुलर लगे रहना अभी से लेकर के एग्जाम वाले दिन तक। जहां डाउट है, हाँ आपको फिजिक्स का देखने के लिए है ही आपका डाउट, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स में जो भी आपके सर होंगे, जहां भी आप पढ़ते होंगे, उनसे आप उनको पकड़िए, उनसे डाउट पूछिए, करते रहिए, लगे रहिए। देखिए इतना जान लीजिए नदी बह रहा है, सदियों से नदी बह रहा है और आगे भी बहता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। वो तभी रुकेगा जब प्रलय आ जाएगा। नदी बह रहा है, नदी कभी प्यासे के पास नहीं जाता है। अगर आपको प्यास लगी है, आप खुद नदी के पास जाएंगे, पानी पिएंगे। डिपेंड करता है कि आपको प्यास लगी है कि नहीं लगी है, उस बात पर। हर कोई नदी के पास नहीं आएगा, कुछ लोग नदी से भाग भी जाएंगे जैसे वो भागा। हमको ये नहीं कह रहे कि वो वापस नहीं आएगा क्लास करने, हो सकता है कल आ जाए, बट हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हर कोई आपको सीरियस नहीं दिखेगा अपने चारों तरफ। आपको ऐसे भी लोग दिखेंगे जिनको देख करके आप लगे यार ये लाइफ तो एंजॉय कर रहा है, लाइफ तो यही जी रहा है, बाइक दौड़ा रहा है, इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रहा है, दोस्त के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, और हम है कि बैठ के पढ़ रहे हैं। कितना बोरिंग लाइफ जी रहे हैं। 1.5 साल के बाद बात कीजिएगा, आप कहीं और होंगे और वो जो एंजॉय कर रहा है वो एंजॉय ही करते रहेगा। उसके बाद आप फोटो डालिएगा इंस्टाग्राम पे, NIT के सामने, IIT के सामने सेल्फी जब खींच कर डालोगे, अब टी शर्ट पहन करके चलोगे, पीछे लिखा रहेगा NITN IITN, तो पूरा चतरा दिखेगा, ठीक है ना भाई। और आपको हम बार बार बोल रहे हैं 300 में 300 नहीं लाना है, 300 में 200 ही लाना है। 2 साल समय है, पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा। सवाल का लेवल देखोगे, आपको पूरा कॉन्फिडेंस में आ जाओगे कि हाँ भाई हम कर लेंगे। अभी तो हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा ही नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है आपको। 1 घंटे क्लास में कितना चीज़ हम कराएं, सिलेबस भी कंप्लीट कराना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन का लेवल देखोगे, बोलोगे कि सर हम तो 250 ले आएंगे अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो, ठीक है। तो मेहनत करते हैं, बस मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। हम यहाँ पर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप अपना मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपका पक्का होगा, ठीक है। चलिए।